जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम दार लर्निंग है। और मैं आनंद विश्वकर्मा आज आपको 12th क्लास की फर्स्ट बुक जिसका नाम समकालीन विश्व में राजनीति है उसके विषय सूची के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर सिलेबस को समझाएंगे और कैसे कितने चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आ रहा है शीत युद्ध का दौर, जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा। और आगे देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी सेकंड चैप्टर जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा। और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये शायद सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आगे हम देखते हैं फोर्थ चैप्टर जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, समकालीन दक्षिणी एशिया, ये 5वां चैप्टर है। और आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा। और आगे हम देखते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा, और 8वां चैप्टर आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आगे हम ग्लोबलाइजेशन जो कि वैश्वीकरण कहलाता है। आपने, मुझे लगता है कि ये जो समकालीन विश्व में राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के बारे में आपको मैंने विषय सूची ज्ञात करा दी है। और जहाँ तक है मुझे कि आपको सारे 9 के 9 चैप्टरों के बारे में कुछ तो पता चल गया है। हमें विषय सूची इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि अगर हम बुक के बारे में बस बुक के चैप्टरों के बारे में अगर हमें याद है कि कौन सा चैप्टर कौन सा कहाँ पे है और उसके बारे में हमें ध्यान है, तो अगर हम चैप्टर के नाम को याद करके भी रखते हैं ना, तो हमें कुछ समझ में आ जाता है कि शीत युद्ध का दौर क्या था, दो ध्रुवीयता का अंत क्या था, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व क्या था, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या था, समकालीन दक्षिण एशिया क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या था, समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या था, और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण क्या था। हमें इसलिए विषय सूची को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बारे में जितना हमें चीज़ें पता होंगी और उतना ही हम उस चीज़ों को समझने की कोशिश और अच्छे से समझेंगे। और आगे हम आपको शीत युद्ध का दौर जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। और शीत युद्ध के जो कि पहला चैप्टर है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौर में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट है, जो कि 1962 में एक घटना थी। संकट मान लीजिए, घटना मान लीजिए, ट्रेजेडी मान लीजिए, और ये 3 देशों के बीच में हुई थी। वैसे तो मोस्टली यूएसएसआर और क्यूबा तीनों के बीच में एक ट्रेजेडी मानी जाती है कि तीनों ने ऐसा इसमें पूरे विश्व में ऐसी विपत्ति आ गई थी कि ऐसे परमाणु बम छूटने के यहाँ पे ज़्यादा ही कागार पे आ गए। लेकिन इसमें ऐसा थोड़े से कुछ कारणों की वजह से रह गया था, जिससे आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक गुट का नाम क्या था, यूएसएसआर, जो कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट। इसमें एक ग्रुप का क्या नाम था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट। और उसके एक नेता का नाम था निकितिक खुश्चेव नाम था। और आगे जो कि अमेरिका का एक गुट था जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और वहाँ के एक नेता का क्या नाम था, जॉन एफ कैनेडी। उनका नाम क्या था दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी। आगे हम क्यूबा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सारा मुद्दा किसके ऊपर हुआ था, क्यूबा के ऊपर हुआ था। क्यूबा को आगे रख के किया गया था ये मुद्दा। और वहाँ क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है, एक छोटा सा एक देश है। और यहाँ के एक नेता का क्या नाम था, फिदेल कास्त्रो नाम था दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत कैसी थी, क्या कारण हुए कि क्यूबा मिसाइल संकट आया, ऐसी ट्रेजेडी पूरे विश्व पे क्यों आई, क्या कारण था दोस्तों। आगे हम देखते हैं 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे कि सोवियत संघ के नेताओं को सोवियत संघ के नेता थे, उन्हें ये चिंता क्यों सता रही थी अप्रैल 1961 में कि
अमेरिका क्यूबा के ऊपर आक्रमण करेगा। ऐसा इसलिए था कि अमेरिका और क्यूबा की पहले दोस्ती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जब वे ऑफ पिक्स एक अभियान चलाया था अमेरिका ने, किसके खिलाफ? क्यूबा के खिलाफ। और वो अभियान जब चलाया तो वो सफल नहीं रहा। उसके बाद से क्यूबा और अमेरिका की दोस्ती में खटास आ गई और अमेरिका अमेरिका और क्यूबा दोनों आपस से छूट गए, दोस्ती इनकी छूट गई। और उसके बाद जो ये क्यूबा था वो सोवियत संघ के पक्ष में चला गया और अमेरिका ने अपने सारे राजनयिक संबंध किसके साथ तोड़ लिए थे? क्यूबा के साथ में। और वो अपने सारे राजनीतिक संबंध किसके साथ बनाने लगा? सोवियत संघ के। इसीलिए अमेरिका इसके ऊपर क्यूबा के ऊपर संकट ला सकता था। इसीलिए ये बात कौन सोच रहा था? सोवियत संघ सोच रहा था कि क्यूबा कभी भी आक्रमण कर सकता है। किसके ऊपर? अमेरिका कभी भी आक्रमण कर सकता है। किसके ऊपर? क्यूबा के ऊपर। आगे हम देखते हैं। क्यूबा अमेरिका से जुड़ा एक द्वीपीय देश है। मैंने आगे आपको बताया भी था कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका से लगा हुआ छोटा सा देश है। आगे देखते हैं। लेकिन इसका संबंध सोवियत संघ से, मैंने आपको बताया इसका संबंध सोवियत संघ से, लेकिन 1961 से पहले ही इसका संबंध अमेरिका से था। आगे हम देखते हैं। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी मिसाइल तैनात कर दी। निकिता क्रुश्चेव कहाँ के नेता थे दोस्तों? ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि निकिता क्रुश्चेव कहाँ के नेता थे। आपके एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकिता क्रुश्चेव कहाँ के नेता थे? ये सोवियत संघ के नेता थे। आपको ये याद रखना, आपका एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोवियत संघ था उसने क्यूबा पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। किसको निशाने पे रखते हुए? अमेरिका को निशाने पे रखते हुए उसने अपने हथियार तैनात कर दिए, क्योंकि वो जो सोवियत संघ था और अमेरिका के बीच की दूरी काफ़ी थी। तो सोवियत संघ कुछ ऐसा चाहता था, कोई ऐसी छोटा देश चाहता था जो कि उसे जो राजनीतिक संबंध उससे अच्छे हो, दोस्त हो तो, और उसके पास में हो। तो वो सबसे अच्छा जरिया कौन था? क्यूबा था। तो क्यूबा की दोस्ती किसके साथ थी? सोवियत संघ से। इसीलिए उसने अपने वहाँ परमाणु हथियार और अपनी सब तैनात कर दिया, परमाणु हथियार वहाँ पे तैनात कर दिए। आगे हमने जिसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलता है। जिसका पता किसको अमेरिका को कितने बाद पता चलता है दोस्तों? 3 हफ्ते बाद पता चलता है। कितने दिनों बाद? 3 हफ्ते बाद। आगे हम देखते हैं। अमेरिका ने क्यूबा की तरह जाने वाली यूएसएसआर की जहाज़ों को रोक दिया। जब अमेरिका को यह बात पता चला कि क्यूबा के अड्डों पे सोवियत संघ ने हथियार तैनात कर दिए हैं, तो उसने अपने जो कि अमेरिका ने क्यूबा की तरफ जाने वाली यूएसएसआर की जहाज़ों को क्या रोक दिया। और यह बात किसको पता चली? आगे हम देखते हैं। अमेरिका ने क्यूबा की तरह जाने वाली यूएसएसआर की जहाज़ों को रोक दिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं कि निकिता क्रुश्चेव को इस बात का पता चला। निकिता क्रुश्चेव नेता कहाँ के थे? सोवियत संघ के नेता थे। उन्हें जब ये बात पता चला, उन्हें भी लगा कि अगर अमेरिका से हम पंगा लेंगे तो अमेरिका भी उस समय ताकतवर महाशक्ति था और यूएसएसआर भी एक महाशक्ति था। तो दोनों ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसी परमाणु लड़ाई करें जिससे दोनों की जनहानि और धनहानि दोनों की हो। और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता था कि परमाणु हथियारों की लड़ाई हो, क्योंकि परमाणु हथियार की अगर लड़ाई होगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जो कि आपको पता होगा कि जापान के ऊपर जब अमेरिका ने 1945 में आपको 1945 की घटना पता होगी, जब जापान के ऊपर अमेरिका ने उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ये नहीं चाहते थे कि उस समय जब ये हमला हुआ था तो बहुत ज़्यादा ही जनहानि हुई थी, धनहानि हुई थी और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए अमेरिका भी और सोवियत संघ दोनों इस चीज़ से डरे हुए थे और उन्हें इस बात का पता था। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि अब वह क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। किसने फैसला लिया? सोवियत संघ ने यह फैसला लिया कि हम अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा लेंगे।
हटा लेंगे। उन्होंने यहाँ फैसला लिया और ये फैसला जहाँ तक है मुझे भी लगता है कि अच्छा फैसला था कि वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को हटा लिया। और इसे ही हम जो ये था ना शीत युद्ध, इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। इसे किसका, अगर एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना, क्यूबा मिसाइल संकट को ही, क्यूबा मिसाइल संकट को ही ना शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों। शीत युद्ध जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, आप इसके नाम से ही आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हो कि शीत युद्ध क्या चीज़ है। शीत युद्ध, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। शीत का, अगर आपको नॉर्मल सी बात पता हो, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, जैसे कोल्ड वॉर। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश, शीत युद्ध, तो जब कोई चीज़ ठंडे प्रकार से की जाए तो हमसे एक समझने के लिए शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी ये डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होगी लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि शीत युद्ध का जब कोई काम ठंडे प्रकार से की जाए, सामने किसी चीज़ को सामने वार करके ना, उससे पीछे से वार किया जाए, तो उसे हम शीत युद्ध कह सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग, जो ये शीत युद्ध का प्रयोग था, लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने सबसे पहले किया था, जो कि उन्होंने कब किया था, 1945 में। आपको ये भी ध्यान रखना है ये। और इस जो ये शीत युद्ध चल रहा था, इसमें ना दो, एक तो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र थे। ये 1945 की बात है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ मित्री राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या थे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मित्री राष्ट्र थे उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, देखते हैं। अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो किस में शामिल थे, मित्री राष्ट्र में शामिल थे। लेकिन जो धुरी राष्ट्र था ना, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, टर्की, ये शामिल थे। युद्ध का फैलाव, जो ये शीत युद्ध चल रहा था ना, इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, आपको मैं बताता हूँ। इसका फैलाव यूरोप में तो था, यूरोप में तो खास हो रहा था, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में भी था इसका फैलाव। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर कुछ हिस्सों में भी इसका फैलाव चल रहा था। अमेरिका का आक्रमण अगस्त 1945 में, मैंने आपको आगे भी आपके बताया था कि जापान के ऊपर हमला करा था 1945 में। किसने करा था, अमेरिका ने करा था। आगे देखते हैं। और किन दो शहरों के ऊपर करा था, एक तो हिरोशिमा था और एक नागासाकी था, हिरोशिमा और नागासाकी। और ये जो हम लिखते हैं किस किस डेट को करके थे, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। ये आपको ध्यान है, डेट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो 6 अगस्त था और एक 9 अगस्त था, 3 दिन का डिफरेंस था इसमें। और जिन ये परमाणु हथियारों का यूज किया गया था उनका क्या क्या नाम था, एक का था लिटिल बॉय और एक का था फैट मैन। ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और जो ये परमाणु हथियार छोड़े गए थे ना जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, इनकी क्षमता क्या थी, 21 किलो टन से 15 किलो टन इनकी क्षमता थी। आगे हम देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध को जन्म दिया। अब जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ही शीत युद्ध का जन्म हो गया। इसीलिए हम कहते हैं शीत 1945 से लेकर 1991 माना जाता है, जो कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग कब से माना जाता है, 1945 से 1991 तक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अमेरिका के आलोचकों का कहना था, अब जब जापान के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया, परमाणु आक्रमण कर दिया, तो बहुत सारे उसके आलोचक भी हुए कि इसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जापान तो आत्मसमर्पण करने जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। तो इसके कुछ मुख्य कारण ये थे कि सोवियत संघ को ताकत दिखाना चाहता था, सोवियत संघ को अमेरिका क्या दिखाना चाहता था, ताकत दिखाना चाहता था। और दूसरा क्या कारण था, एशिया और अन्य जगहों पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। जो अमेरिका था ना, वो एशिया और अन्य जगहों पर, जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह में अपनी ताकत को दिखाना चाहता था कि महाशक्ति के रूप में मैं हूँ। और आगे हम देखेंगे जाहिर करना
करना अमेरिका सबसे बड़ी ताकत, वो अमेरिका ये चाहता था कि विश्व में पता चले लोगों को कि सबसे बड़ी ताकत कौन है, अमेरिका है। वो इसलिए भी उसने जापान के ऊपर हमला करा था। और आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, विश्व का ध्यान केंद्रित करना। हाँ जी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो विश्व का ध्यान भी केंद्रित करना चाहता था अपनी तरफ, कौन, अमेरिका। और उसने जापान का आत्मसमरण करवाना भी चाहता था। आगे हम देखते हैं, जब अमेरिका के कुछ आलोचक हुए तो उसने अमेरिका ने भी अपना पक्ष, मान लीजिए आपको कोई गलत साबित कर रहा है तो पहले आप अपने पक्ष, कोई आपका आलोचक है तो आपको गलत बता रहा है तो आप अपना भी पक्ष रखोगे। तो अमेरिका भी उस समय, अमेरिका ने भी अपना पक्ष रखा। और अमेरिका ने क्या पक्ष रखा अपना, उसने, अमेरिका ने कहा वो जल्दी से जल्दी युद्ध को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन ये कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये कुछ ज़्यादा वैलिड, जो कि वैलिड बात नहीं थी, ये ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन दूसरा उसने क्या कहा, जनहानि को रोकना चाहता था। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी मानी जाती है कि जनहानि उस समय बहुत हो रही थी विश्व युद्ध में। तो ये था। आगे देखते हैं, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद ही दो महाशक्तियों का युद्ध हुआ। कौन कौन सी महाशक्तियों को, आगे सबसे पहले हमने पढ़ा था यूएसएसआर और यूएसए, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम देखते हैं यहाँ से दो महाशक्तियों का, किन महाशक्तियों का, एक का नाम क्या था, अमेरिका, और एक का नाम था यूएसएसआर। दो महाशक्तियों का उदय हुआ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखवा दिया है, आप लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक का नाम था यूएसएसआर और एक का नाम था यूएसए। इनकी आप फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। देखते हैं, सीधा युद्ध नहीं करना चाहते। इन दोनों को पता था कि अगर हम सीधे युद्ध करेंगे तो हमें जनहानि और धनहानि की बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसीलिए ये दोनों सीधा युद्ध नहीं कर रहे थे। इसीलिए 1945 के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। और 1991 तक ये जो समय चला था ये शीत युद्ध ही कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, अगर दोनों पक्षों में युद्ध परमाणु स्तर पर हो तो इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि विजेता कौन है। हाँ, सही बात है जी। अगर दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ अगर आमने सामने लड़ाई को लड़ते तो ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, तो उसमें विजेता कौन है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से सामने लड़ाई ना करके, गुटबाजियाँ करके, किसी नए नए देशों को आपस में शामिल करके उनके सैनिक, वहाँ पे अपने सैनिक स्थापित करना, बहुत सारी उन्होंने ऐसी चालें चली। आगे देखते हैं, इसीलिए कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था। अवरोध और रोक की स्थिति, इसी को ही हम अवरोध और रोक की स्थिति कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अवरोध का हम शाब्दिक अर्थ समझने को, अवरोध एक्चुअल में है क्या। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर या 2 नंबर में, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है कि अवरोध है क्या। अवरोध को रोक और संतुलन की स्थिति कहा जाता है। रोक और संतुलन की स्थिति या फिर संतुलन की स्थिति कहा जाता है। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण कर उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, इस अवरोध या रोक की स्थिति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर, जैसे कि आप हो, आप और मैं हैं, अगर मेरे पास इतने हथियार है और आपके पास भी हथियार है, और आपने मेरे परमाणु हथियारों को सारों को नुकसान पहुंचा दिया, तब भी मेरे पास इतने हथियार बच जाएंगे कि मैं आपको विनाशकारी कर सकता हूँ, यानी आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इसीलिए इसे ही हम अवरोध और रोक की स्थिति कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, और आपने हमारी वीडियो को देखा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।